Hi everyone. This is me, Dr. Siddhi Sonavne. I am a dermatologist practicing in Mumbai, and I'm also one of the dermatologists on Trias panel. And I'm very, very pleased to have you all here on this small chat that I'm about to have with Dr. Abhishek. Hey, hi, Dr. Siddhi. Hello, everyone. This is Dr. Abhishek Mishra here, and I'm an in-house chronic health expert at Traya. And along with Dr. Siddhi, we are trying to provide a broadly classified solution on hair loss. So I think, Dr. Siddhi, I would really like to understand what is a hair cycle, what is hair loss, why does hair loss occurs? I would like to tell my viewers कि hair का actually cycle क्या होता है, किस चीज को हम hair loss कह सकते हैं. तो आपके स्कैल्प पे बढ़ने वाला हर एक बाल होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं. वन इज द हेयर रूट या बाल की जड़ जो होती है, विच इज इन योर स्कैल्प, इट्स इन द स्किन. एंड वहां से निकलने वाला जो शाफ्ट होता है, विच इज योर विजिबल हेयर, उसको हम हेयर फॉलिकल कहते हैं. एंड द हेयर फॉलिकल इज व्हाट कीप्स शेडिंग. बाल की जो जड़ होती है, as long as that is healthy, it will keep producing newer hair. So let's understand कि ये बाल जो follicle निकलता है वो क्यों झड़ता है. Everything that's living has its own life cycle, और बालों का भी वैसे ही होता है. उनकी एक लाइफ साइकिल होती है जिसमें एक एक्टिव ग्रोथ फेज होता है. When you see those small baby hair जो आपके स्कैल्प पे ग्रो होते हैं, these are the ones which are actively growing. उसके बाद so this phase kind of goes on for say anything between 2 to 6 years, on an average 3 साल active growth होती है बाल की. It grows for however long it can grow. उसके बाद it goes into a transition phase which is very brief, and उसके बाद for around 2 to 3 months ये बाल जाते हैं एक resting phase में जिसको हम telogen कहते हैं. ये phase खत्म होने के बाद the hair follicle is actually ready to shed off, and इस प्रकार का hair loss जो होता है, this is normal, and around 100 hair per day and sometimes up to 150 बाल हम ऐसे ही झड़ देते हैं, because this is how the life cycle of that hair follicle ends. उसके बाद जो जड़ है वहां से एक नया hair भी आने वाला है. So अगर आप you are worrying कि this is the hair loss that I'm having, you shouldn't, because जैसे हमारी age बढ़ती है, the number of hair that shed this way go on increasing because that's a part of aging. But अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कोई भी हेयर जिसका लाइफ साइकिल खत्म हो चुका है, उसका जो आप बल्ब देखेंगे एट द मोस्ट प्रॉक्सिमल, मतलब जो स्कैल्प से निकलने वाला पार्ट है, अगर वो बल्ब वाइट है, दैट मीन्स दिस हेयर हैज कंप्लीटेड इट्स साइकिल एंड इट इज रेडी टू फॉल. तो आप कुछ भी करके उसको बचाने नहीं वाले थे. दिस इज द नेचुरल प्रोग्रेशन. अगर वो जड़ के यहाँ पे जो उसका बल्ब होता है, दैट्स ब्लैक, दैट मीन्स दिस वाज एन एक्टिवली ग्रोइंग हेयर व्हिच हैज फॉलन आउट. सो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है कि बचपन में या व्हेन यू आर अ टीनेजर यू डोंट रियली केयर, बट यू आर एक्चुअली शेडिंग दैट मेनी हेयर एनीवे. बट आप जैसे बढ़ते हैं, आपका नजरिया देखने का चेंज होता है. सो दैट इज व्हाई फर्स्ट थिंग ऑलवेज एग्जामिन आपके हेयर फॉलिकल्स कैसे हैं. इफ दे आर हेल्दी एंड दे जस्ट फेल ऑफ, डोंट वरी, इट इज ऑल रिवर्सिबल. इफ इट्स नॉट लाइक दैट, देन यू हैव टू रियली कंसिडर क्या करना है. But I think Dr. Abhishek will also have some valuable insights to give on this from the Ayurvedic perspective. So I will now hand over to you, Dr. Abhishek. So moving forward, when we say कि आयुर्वेदा में हेयर लॉस का क्या रेफरेंस है या फिर हेयर लॉस क्या है आयुर्वेदा के अंडरस्टैंडिंग कि आयुर्वेदा किस तरीके से हेयर लॉस को दर्शाता है. सो आयुर्वेदा लुक्स एट हेयर लॉस या बाल झड़ती एज अ सिम्टम. ठीक है. आयुर्वेदा में एक ग्रेजुअल हेयर लॉस जो होता है, ठीक है, जिसे हम बाल्डनेस कहते हैं या फिर एलोपेशिया कहते हैं, इसे खालित्य के नाम से जाना जाता है. एंड अगर कोई भी हेयर लॉस जो बहुत ही ज्यादा सडन हो, उसे हम इंद्रलुप्त के नाम से जानते हैं. सो अब बात इसमें आ जाती है कि भाई हेयर लॉस के कारण क्या है. हेयर लॉस के कारण यहाँ पे यानी कि जो रूट कॉज जिसे हम कहते हैं, इट्स मेजरली बिकॉज ऑफ इम्बैलेंसेस ऑफ दोषास. अब दोष क्या है? सो बेसिकली हमारा ये जो यूनिवर्स है, इट्स मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट. स्पेस, एयर, वाटर, अर्थ और फायर के नाम से जाने जाते हैं. पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश. सो दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स contributes in forming 3 doshas. Doshas are nothing but bioenergies या फिर
लाइफ फोर्सेस या फिर ऐसे कोई एनर्जीज जो आपकी पूरी बॉडी के फंक्शंस को, सिस्टमिक फंक्शंस को कंट्रोल करने में सहायक है। सो दोषास को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्पेस और एयर से वात दोषा बनता है, वाटर एंड फायर से पित्त दोषा, एंड वाटर एंड अर्थ से बनते हैं कफ दोषा। सो ये तीन जो दोषा होते हैं आपके बॉडी में एक समतर भावना में, यानी कि एक समतर मात्रा में रहते हैं। सभी में ये तीन दोषा होते हैं। सब में एक जो दोष होता है, इन तीनों में से कोई एक दोष की प्रबलता होती है, यानी कि डोमिनेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी हैज ऑल ऑफ दी थ्री दोषास, द मिक्स ऑफ दीज थ्री दोषास, बट एनी सिंगल वन ऑफ देम वुड बी डोमिनेंट। ठीक है, अगर हम इस बात को अगर समझ पा रहे हैं तो हम आपको एक और क्लियर अंडरस्टैंडिंग देना चाहेंगे कि जो सिम्टम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन फेसेस वात दोषा इम्बैलेंस या पित्त दोषा इम्बैलेंस या कफ दोषा इम्बैलेंस, इनके इम्बैलेंसेस से आपको अगर हेयर फॉल हो रहा है, सो इट्स मेजरली रिलेटेड टू द रूट कॉज। रूट कॉज क्या क्या हो सकते हैं? किसी को अंडरलाइन कंडीशन होगा एनीमिया का, लो हीमोग्लोबिन लेवल्स जिसे हम कहते हैं, किसी को अंडरलाइन कंडीशन होगा थायराइड का, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होंगे, डायबिटीज की वजह से होते हैं हेयर लॉस, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हेयर लॉस देखा जा रहा है, पीसीओडी, पीसीओएस और अदर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स की वजह से हेयर लॉस देखा जा रहा है। सो एवरी पर्सन विल हैव देयर अंडरलाइंग कंडीशन व्हिच इज रिलेटेड डायरेक्टली टू हेयर फॉल, व्हिच कैन बी एज सिंपल एज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, या फिर सिंपली अगर आपका पेट खराब है, थोड़े बहुत गट इश्यूज है, फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, यू नो तो भी ये सारी चीजें भी आपके मेटाबॉलिज्म रेट को गिराएंगे और सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ा सा हैम्पर करके हेयर लॉस एज अ सिम्टम आपको बिल्कुल दिखाएंगे। ठीक है, तो अब ये समझना बहुत जरूरी है कि लाइक एक ब्रॉडर सेंस में अगर आपको मैं बताऊं तो imbalances of doshas leads to hair fall. So moving ahead, डॉक्टर सिद्धि, I would like to understand with you कि जैसे कि हमने hair loss तो देख लिया, but what are the types of hair fall, and how does kind of allopathy has to say about that? मेरे हिसाब से अगर हेयर लॉस की डायग्नोसिस गलत हो तो आप जिंदगी भर उसके लिए अगर ट्रीटमेंट करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी रिजल्ट्स, क्योंकि हेयर लॉस में बहुत टाइप्स होते हैं। आई डोंट वांट टू मेक इट वेरी थियोरेटिकल, बट दो तीन चीजें हैं जो आपको खुद ही आपके बालों के बारे में समझनी चाहिए। फर्स्ट थिंग ऐसे होता है कि एक टाइप ऑफ हेयर लॉस होता है जिसमें आपका जो स्कैल्प है, स्कैल्प में जख्म होके जड़ वहाँ की डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड इट कॉजेज स्कारिंग। तो जैसे अगर आपको ऑन योर स्किन कुछ इंजरी हुई और उसके बाद आपको स्कार आता है, अ सिमिलर टाइप ऑफ थिंग गोज ऑन इन योर स्कैल्प। कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से स्कैल्प में स्कारिंग होती है एंड देन यू स्टार्ट लूजिंग हेयर। दिस इज समथिंग which really needs medical treatment and examination. तो अगर आपको आपका scalp examine करके लग रहा है कि कुछ redness था, कुछ injury जैसे हुआ था, so don't try any remedies on your own. This is something which an expert needs to handle. अगर आपका hair loss इस type का नहीं है, your scalp is completely okay, बस आता जाता है dandruff या फिर itching होता है and you're experiencing hair loss, then you have to talk about okay, ये स्कारिंग वाला हेयर लॉस नहीं है, बट ये किस टाइप का हेयर लॉस है। तो आई थिंक हमने अपने फैमिली में बहुत सारे ऐसे एल्डर्स देखे हैं जिनको पैटर्न हेयर लॉस होता है, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में मुझे बात करनी है। दिस इज अ हेयर लॉस जो अगर आप देखें किसी को हु इज इन देयर 50s और 60s, योर अंकल, योर somebody in your family, जिनको वो एक स्पेसिफिक पैटर्न आता है कि आगे की हेयर लाइन पीछे पीछे निकल जाती है and then on the top of the scalp suddenly you start seeing the scalp because hair एकदम ही पतले हो जाते हैं। ये एक स्पेसिफिक पैटर्न हेयर लॉस है जो मेल्स में होता है। ये एक बॉडी की ऑटोमेटिक चेंज होती है एजिंग के हिसाब से, बट कुछ लोगों में यू स्टार्ट सीइंग दिस इन 20s एंड 30s। दिस इज एक्सेलरेटेड एजिंग एंड ये जो हेयर लॉस है ये हम रोक सकते हैं। अनदर टाइप ऑफ हेयर लॉस इज आपको छोटे छोटे कॉइन साइज या पी साइज्ड पैचेस आने लगते हैं जहां से अचानक सारे बाल निकल जाते हैं। दिस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ हेयर लॉस, इट्स कॉल्ड पैची एलोपेशिया एरियाटा। ये दो हेयर लॉस है जिन पे बहुत ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। सो अगर यू हैव एनी वन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ हेयर लॉस, यू हैव टू
seek the right opinion, and lot of products are available जिससे ये counter हो सकता है. जो मैंने मेल पैटर्न हेयर लॉस बोला था, वैसे ही फीमेल्स में भी एक पैटर्न हेयर लॉस होता है. आपने देखा होगा आपके फैमिली के एल्डर्स में, एज विमेन एज उनका पार्टीशन जो है, पार्टीशन स्टार्ट्स बिकमिंग वाइडर. जहाँ पे कंघी करके पार्टीशन डालना पड़ता है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली हेयर स्टार्ट पार्टीशनिंग, क्योंकि बाल वहाँ से कम होने लगते हैं. एंड विमेन एक्चुअली लूज हेयर मोर ऑन द टॉप पार्ट ऑफ देयर स्कैल्प. इट्स नॉट लाइक मेन, द फ्रंट हेयर लाइन इज इंटैक्ट. बस women में साइड में it can start shifting behind. So those things are specific for female pattern. तो हमारे यहाँ पे मेल पैटर्न, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस आर वेरी कॉमन. 20s and 30s में लोगों को ये होने लगते हैं, and these are the ones you really need to pay attention to. And if you feel it's anything else, you have to first take a consultation, take an opinion. This is what allopathy has defined, hair loss as. And Dr. Abhishek, if you think there's something that you can add to this, please go ahead. Right. So I think to add on to that, when Ayurveda mentioned कि किस तरीके से जो बाल झड़ती है उसके प्रकार क्या है, उसके टाइप्स क्या है, so I think it's majorly broadly classified in a way जहाँ पे वात, पित्त, कफ, ये जो तीन दोषा है, ये singularly in a combination of two and in a combination of all three जब एक साथ विषेट होते हैं, एक साथ imbalance हो जाते हैं, या फिर इनकी दुष्टि हो जाती है, तो ये अपने बालों पे, अपने जो रूट्स हैं, जो हेयर के फॉलिकल्स हैं, वो वहां पे जाकर जख्म पैदा करते हैं. ठीक है. तो जब वात और पित्त का दोनों का साथ में इम्बैलेंस होता है, तो यू विल सी कि ग्रेइंग हो रही है बालों की, यू विल सी कि विथरिंग हो रही है, वीकनिंग हो रही है, आपके बाल कमजोर हो जाते हैं, फॉलिकल्स वहां के, थिनिंग हो रही है बालों की, आपकी जो बाल पतले हो जाते हैं. ठीक है. आपके स्काल्प पे बॉयल्स, एक्जिमा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पिंपल्स, एक्नेज, ये सारी चीजें फॉर्मेशन आप देख सकेंगे. ठीक है. तो ये सारी चीजें हमें वात और पित्त के साथ दिखती हैं. पित्त इज द समथिंग जो आप डायरेक्टली बॉडी लेवल, जो हीट होता है बॉडी में, उससे आप रिलेट कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड ऑन अ बेसिक लेवल. और आप समझिए कि पित्त जो है आपके शरीर में सबसे बड़ा कारण है हेयर लॉस या हेयर फॉल और उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को उजागर करने में. सो पित्त दोषा को स्पेसिफिकली हमें उसका बिल्कुल बहुत ही ख्याल रखना है, इसे नजरअंदाज नहीं करना है. किस तरीके से पित्त जो दोष है उसको बैलेंस में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू हेयर फॉल, ये समझना है. ठीक है. जब पित्त और कफ का साथ में इम्बैलेंस होता है, ठीक है, तो कफ दोषा के साथ साथ जब पित्त का इम्बैलेंस होता है, तो आप देख सकेंगे कि जो आपके फॉलिकल्स हैं उसमें से ऊजिंग आउट ऑफ वाटरी डिस्चार्ज हुआ, पस हुआ, मिक्स्ड अलोंग विद ब्लड हुआ. थोड़ा सा आप देख सकेंगे कि जब आप और भी कॉम्प्लिकेटेड चीजों में अगर हम बात करें, अगर जब वात और कफ का साथ में इम्बैलेंस हो, तो दारुणक करके एक जो डिसीज है जो आयुर्वेदा में बताई गई है, दारुणक, विच लूजली ट्रांसलेट्स टू सिबोरिक डर्मेटाइटिस. या फिर जब हम सोरायसिस वाले पेशेंट्स की बात करें कि जिनको सोरायसिस भी है, सिबोरिक डर्मेटाइटिस भी है, तो जब इट क्लब्स इट इज कॉल्ड एज सीबोसोरायसिस. सो ये पेशेंट्स के लिए आयुर्वेदा जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इन सारी, आयुर्वेदा उसे दारुणक का नाम देता है, दारुणक के नाम से जानता है. सो जब हम ऐसे पेशेंट्स के हेयर फॉल के टाइप्स के बारे में बात करते हैं, तो आयुर्वेदा क्या ये कहना है कि जो आपके शरीर में तीन दोष हैं जिनसे आपके शरीर के सारे फंक्शंस मैनेज होते हैं, सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस, ऑल द सिस्टमिक फंक्शंस, जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, है ना, स्केलेटल सिस्टम हुआ, ये सारी चीजों का एक जो फंक्शनिंग है आपके शरीर में, वो इन दोषों के ऊपर है. तो जो टाइप्स would be obviously broadly described on the basis of doshas. Okay, Dr. Abhishek, that was really insightful, and I'm really happy to know that Ayurveda and allopathy, although log kehte hain they are very different sciences, but actually when you talk about it, a lot of things are similar about how we approach a problem and how Ayurveda does it.
वन थिंग दैट आई लाइक टू नो फ्रॉम यू इज कि जो हमने अभी बात की, जो पैटर्न हेयर लॉस होता है, जो हमारा सबसे बड़ा प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ टुडे, स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज स्ट्रेस है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, न्यूट्रिशन इज पुअर. तो हाउ डज आयुर्वेदा लुक एट द होल प्रॉब्लम ऑफ पैटर्न हेयर लॉस? आई वुड लाइक टू नो दैट फ्रॉम यू, डॉक्टर अभिषेक. Right, right. I think that's something really valuable coming from you, Dr. Siddhi, and our viewers might just get tons of information out of it, on hair loss. So जब हम बात करते हैं कि आयुर्वेदा किस तरीके से मेल पैटर्न बॉल्डनेस को देखता है, फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस को देखता है, और रिसीडिंग हेयर लाइन के जब हम बात करते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एज यू ऑल्सो राइटली मेंशन कि द फैक्टर ऑफ एजिंग, कि जब आप 20s 30s 40s एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, जब आप एज करते हो समय के साथ, तो आपको आपकी बॉडी में कई टाइप के मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, जिसमें से व्हेन वी से कि रिजुविनेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है. सो आयुर्वेदा आल्सो टॉक्स अबाउट इट्स एज ओल्ड वाजीकरण एंड रसायन थेरेपी, which loosely translates to aphrodisiac and rejuvenative therapies, जहाँ पे because of sedentary lifestyle, so much of hampered lifestyle changes, जहाँ पे हम टाइम पे नहीं सोते हैं, पूरी नींद नहीं लेते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका है ना, गट के इश्यूज हैं लोगों को, और फिर पानी का इनटेक कम है, एंड ऑल ऑफ दीज इश्यूज will kind of lower your absorption rate, and absorption rate low होने के वजह से you will see कि there are symptoms of hair fall to begin with. तो एजिंग एक बहुत बड़ा इशू है, और एजिंग का जो रिजल्ट है कम्स इनटू मेल पैटर्न बॉल्डनेस एंड फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस, और आयुर्वेदा इसे लाइक टैकल करने के लिए ऑलवेज इट सेज कि आप जब रूट कॉज पे फोकस करेंगे, जो स्ट्रेस का मैनेज करेंगे, आप स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेट करेंगे, योगा करेंगे, प्रैक्टिसिंग कॉन्शियस ब्रीदिंग, ऑल ऑफ दीज प्रैक्टिसेस, एंड देन व्हेन यू से कि आप गट को मैनेज करने के लिए, जो गट से होने वाले सिम्टम्स ऑफ हेयर फॉल है, उनको मैनेज करने के लिए आप अपने हंगर लेवल्स पे ध्यान देंगे, खाना उतना ही खाएंगे जितना पचे, भूख लगेगी सिर्फ तब खाएंगे खाना. All of these practices would really help you, to cut off gases, bloating, acidity, constipation issues, all of these things. तो जब हम ब्रॉडली इस बात को समझें कि किस तरीके से ये जो थेरेपीज हैं, और एलोपैथी का ये जो इंडिकेशन है कि एजिंग रिजल्ट्स इनटू ऑल ऑफ दीज पैटर्न बॉल्डनेस, तो काफी सिमिलैरिटीज हमें मिलती है इन दोनों पैथीज में, एंड हाउ बोथ ऑफ दीज पैथीज वर्क अलोंग, एंड किस तरीके से हमारे पेशेंट्स को इस दोनों पैथीज का बेनिफिट जो है वो रीप करना चाहिए एक साथ लेकर, ना कि singularly looking at it in that aspect. So that is something which is really really beautiful about both of these sciences working along. It's very similar to how we think about pattern hair loss. Actually, I'm sure the names are different in Ayurveda and allopathy for the same processes in your body. In allopathy हम लोग actually उसको दो चीजों को attribute करते हैं. एक तो the hormonal levels in the body and the nutritional status. This is specific again for pattern hair loss only, which we are discussing today. तो पहली बात तो ये है कि एक जो misconception होता है लोगों में, which is I did all my blood tests. All my vitamin levels are normal. I have good vitamin B12. I have good vitamin D. तो hair loss क्यों होना चाहिए? But होता क्या है ना, that Right. what people forget to understand is आपके hairs और आपके nail जो होते हैं, these are all your dead protein getting deposited and excreted out of the body. जैसे there are different pathways to remove waste and to remove unnecessary things from your body. जैसे we sweat या फिर हमें डैंड्रफ होता है, तो सिमिलरली लोगों को ये एक्सेप्ट करने में आई थिंक देयर इज समवेयर एक कमी है कि हेयर एंड नेल हमारे डेड प्रोटीन होते हैं. ऑल योर थिंग्स व्हिच आर इन एक्सेस विल गेट डिपॉजिटेड देयर. तो बॉडी यूजुअली डज नॉट कंसिडर कि हमें नेल्स या हेयर के लिए एक्सेस प्रोटीन या विटामिन्स जमा करके रखने हैं, बिकॉज देयर आर मच बेटर एंड मोर इम्पोर्टेंट वाइटल फंक्शन जहाँ पे उन प्रोटीन्स का यूज होता है. सो आपका जो विटामिन लेवल्स जो नॉर्मल है,
all that normal thing is being used for your bodily processes on a day to day life, एंड जो एक्सेस में है सिर्फ उसी का यूज होता है हेयर एंड नेल बनाने में. तो भले ही आप अदरवाइज यू थिंक यू आर completely healthy, if you have poor hair quality and poor nail quality, it does mean that the stores of those proteins in your body and the stores of the nutrition are very very low. There is enough to let you carry on in life and there is enough कि आपके blood levels में वो reflect ना हो. But as per most studies it has been said that कोई भी acute nutritional deficiency जो अगर आपको हो तो उसको आपके blood में भी reflect होने में कुछ साल लग जाते हैं. But the thing has already started and you start seeing the changes in your hair and your nails. तो it becomes difficult क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं टेस्ट में सब नॉर्मल है तो क्यों होना चाहिए. And they often don't understand that blood tests don't really reflect your active nutritional status. वो एक reason है why with increasing age लोगों का nutrition poor होने लगता है because the attitude changes, priorities change होते हैं and then it starts reflecting in your hair. जब आपकी एज बढ़ते जाती है वैसे ही आपके स्कैल्प के जो फॉलिकल्स हैं दे या बालों की जो जड़ है वो टेस्टोस्टेरोन को ज़्यादा सेंसिटिव होने लगती है. एंड अनफॉर्चुनेटली टेस्टोस्टेरोन या जो मेल हार्मोन होता है रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट्स इन मेल्स और फीमेल्स, उसका काम होता है फेशियल हेयर बढ़ाना एंड स्कैल्प हेयर कम करना. तो जैसे ही मेल्स प्यूबर्टी हिट करते हैं और उनको देयर फेशियल स्किन के फॉलिकल्स स्टार्ट गेटिंग सेंसिटाइज्ड टू टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म कॉल्ड डीएचटी, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और ये जाके आपके हेयर फॉलिकल्स पे काम करता है. तो फेशियल फॉलिकल्स सेंसिटाइज होते हैं टू ग्रो मोर, so men start getting a beard and a mustache. And scalp के follicles हैं वो specific pattern में they get sensitized to grow less the more and more that they are stimulated with testosterone. अगर हमें पता है ये changes हो रहे हैं या इतनी studies किए गए हैं to see what is causing this pattern hair loss, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं. And I think Dr. Abhishek, you can start off with what you think on this topic. Right. I think to begin with Ayurveda, Ayurveda का कहना कुछ इस तरीके से है कि अगर आप अपने शरीर में जो 7 धातु होते हैं, which loosely translates to the 7 tissues, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो ये जो 7 tissues हैं, ठीक है, सेल से बनते हैं टिश्यूज से बनते हैं सिस्टम. सो अगर आप समझेंगे कि ये जो धातुज या टिश्यूज हैं, रस इज डायरेक्टली लूजली ट्रांसलेटिंग इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड इज समथिंग जो हम जिसे रक्त कहते हैं, ब्लड एंड रक्त. फिर मांस इज मसल्स लाइक फैट्स आर मेद, अस्थि इज बोन, मज्जा इज योर बोन मैरो एंड सीमेन इज योर शुक्र. सो एक के बाद एक जो टिश्यूज होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो इनका उत्तर प्रोग्रेशन होता है, एक से दूसरा नरिश होता है. ठीक है, जस्ट लाइक हाउ व्हेन वी थिंक अबाउट एक टिश्यू फॉर्मेशन के साथ साथ ढेर सारे टिश्यूज का क्लस्टर मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, ढेर सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, उसी तरीके से आयुर्वेदा हैज अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैटेगराइजिंग इट इनटू 7 टाइप्स ऑफ धातु, 7 डिफरेंट धातुस. ठीक है, इसमें से हेयर फॉल या हेयर लॉस पे जब हम बात करते हैं तो अस्थि धातु का वर्णन आता है, जिसमें अस्थि धातु इज लूजली ट्रांसलेटिंग टू बोन टिश्यू. ठीक है, आयुर्वेदा बिलीव्स दैट योर हेयर इज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, या मल भाग या वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ योर बोन टिश्यू. तो अगर आप न्यूट्रिशन पे थोड़ा ध्यान देंगे, अगर आप अपने बॉडी में like vitamin D rich, vitamin K rich, all the fat solubles and water solubles vitamin जो होते हैं, एक बैलेंस्ड डाइट जो होता है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, वो फॉलो करने के पीछे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना, तो ये सारी चीजें विल अल्टीमेटली लीड टू नरिशमेंट ऑफ योर बोन टिश्यू, विच विल देन मेक श्योर कि जो उसमें से कुछ न्यूट्रिशन है वो थोड़ा आपके बालों तक भी पहुंच रहा है ना. तो दूसरा एस्पेक्ट आता है निद्रा का, यानी कि स्लीप का. एज डॉक्टर सिद्धि राइटली मेंशन कि किस तरीके से टेस्टोस्टेरोन एंड डीएचटी का इन्वॉल्वमेंट जो आता है यहाँ पर टू इंड्यूस हेयर फॉल, ये सारे एस्पेक्ट्स को समझना उतना ही जरूरी है जितना हमें ये जानना जरूरी है कि अगर आप नींद पूरी अच्छी तरीके से लेंगे, जैसे 8 घंटा एक प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी हो गया है.
है ना? सो आयुर्वेदा ऑल्सो हैव सर्टेन टारगेटेड हर्ब्स जो आपके स्ट्रेस पे काम करते हो, अश्वगंधा, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, यष्टिमधु, है ना? और भृंगराज हुआ, आपके फॉलिकल स्ट्रेंथ पे काम करता है, रीठा, शिकाकाई, अगेन भृंगराज। और आपको जब हम बात करते हैं लो एचबी हो जाए, है ना, लो एचबी इज ऑल्सो रीजन फॉर हेयर लॉस, तो वहां पे शतावरी, लोद्रा, ताप्यादि लोह, यू नो शंख भस्म हुआ, ये सारी चीजें जब एक साथ मिलके या फिर अलग अलग फॉर्मुलेशंस, एकल द्रव्य चिकित्सा जिसे हम कहते हैं सिंगल ड्रग थेरेपी, so there are a lot of options available for people who want to kind of start treatment along with ayurveda. सो ये सारी चीजों को हम लोग, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि वी टारगेट ऑन द रूट कॉज। जब भी आप कॉन्स्टिपेटेड ज्यादा है, ब्लोटेड है, गैसेस इश्यूज या हाइपर एसिडिटी इश्यूज, किसी को आईबीएस की चिंता है, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं उसका प्रॉब्लम है, जीईआरडी हुआ, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लक्स डिसीज, एच पाइलोरी पॉजिटिव केसेस, या फिर कह लीजिए गैस्ट्राइटिस या अल्सराइटिस या कोलाइटिस, सिंपल इश्यूज लाइक दीज, ये सब की चिंता है, ये सब के प्रॉब्लम्स हैं, तो उनमें हिंगवाष्टक चूर्ण हुआ, विपत्तिकर चूर्ण हुआ, कामदुदा रस हुआ, त्रिफला सिंपल, ऑल ऑफ दीज प्रिपरेशंस will singularly or multi-purposely target your these issues and work along in eradicating that root cause, एंड इवेंचुअली आपका जो हेयर फॉल है, बाल झड़ती का जो प्रॉब्लम है, वो भी काफी कंट्रोल में आता है। सो ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स जब हम बात करते हैं, जिनको केटर करने की बात करते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो जड़ है, जो निदान जिसे हम कॉज कहते हैं, द कॉजेटिव फैक्टर्स, जो जड़ है आपके बाल झड़ती का, वो आइडेंटिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक एज डॉक्टर सिद्धि ऑल्सो रेफरेंस उन्होंने दिया था कि किस तरीके से अगर हेयर लॉस का एक रेफरेंस, एक प्रॉपर रीजन नहीं पता चलता है, अगर वो नहीं सही तरीके से डायग्नोस किया जाता है, तो आप हेयर लॉस से काफी लंबे समय तक ग्रस्त रहेंगे और इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही नहीं। ट्रू। सो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच आई वुड लाइक टू ऐड। यस, सो एक बात जो मैंने बहुत ऑब्जर्व की है इन ऑल द पेशेंट्स दैट आई हैव सीन ट्रीटेड और हैव हैड माय कलीग्स ट्रीट एंड डिस्कस विद मी इज दैट जब हेयर लॉस का प्रॉब्लम आता है ना, तो एलोपैथी ऐसा साइंस है विच इज वेरी डायरेक्ट, जो व्हाटएवर जो रिएक्शन हो रहा है बॉडी में, वो उस टाइम पीरियड के लिए उसको completely रिवर्स कर सकता है। And that's what drugs designed for hair loss or pattern hair loss also do. Right now we have, I think बहुत लोगों को इसके बारे में अभी अवेयरनेस है, एक FDA approved molecule है जिसका नाम है minoxidil, and minoxidil FDA approved है for pattern hair loss in men and women. Minoxidil इस तरीके से काम करता है कि जो testosterone induced changes हो रहे हैं वहाँ एक तो it can stop them, बट एक ऐसे होता है कि कोई भी बॉडीली चेंज मिनॉक्सिडिल रिवर्स नहीं कर सकता। तो अगर आपका जो हेयर लॉस पैटर्न है वो बहुत एडवांस्ड है, तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप हेयर लॉस स्टेज 4 से डायरेक्टली 1 में आ जाएंगे क्योंकि आप मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं। सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये करता क्या है। बेसिकली एग्जिस्टिंग बालों की जो जड़ है वहाँ पे मिनॉक्सिडिल इम्प्रूव्स द ब्लड सप्लाई, प्रोवाइड्स, जहाँ ब्लड सप्लाई इंप्रूव होता है वहाँ न्यूट्रिशन अच्छा पहुंचता है, एंड इट मेक्स श्योर कि जो एग्जिस्टिंग आपका क्या कहते हैं, जो आपके जैसे आपके बैंक में एग्जिस्टिंग पैसे हैं उनको बचाने के लिए जो आप करेंगे, नथिंग टू मल्टीप्लाई योर मनी, सो इट विल मेक श्योर दैट एग्जिस्टिंग फॉलिकल्स जो है वो अच्छे से ग्रो होंगे और उनका जो एक्सेलरेटेड एजिंग है वो नहीं होगा। सो जब भी हम मिनॉक्सिडिल देते हैं तो एक ऐसे एज इफ एक रीसेट बटन होता है। एग्जिस्टिंग बाल फॉर से 4 to 8 वीक्स झड़ते हैं, तो पहले तो पेशेंट बहुत ही अपसेट होते हैं कि मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद बाल झड़ने लगे, so they get disheartened in the first couple of months. But the ones that have patience and आगे तक जाते हैं, they start seeing कि minoxidil is giving them new hair follicle growth and it is helping to restore बालों की density. From your Ayurvedic aspect बताया कि कुछ चीजें हैं जो आपको पर से aging हो रहा है उसको स्टॉप करने के लिए जो करनी पड़ेंगी, which are lifestyle changes.
people don't do that. They Right. come to us hoping कि ये गोली लेंगे या ये minoxidil लगाएंगे तो things will be very great after that. But जो जितना भी मैं patients को बोलती हूँ कि आपने lifestyle पे ध्यान देना है, nutrition अच्छा रखना है, those things are often not followed. So and towards the end, patient will be like minoxidil से भी कुछ नहीं हुआ, and they start losing hope when the answer is really simple, as Dr. Abhishek explained. If you adopt a healthier lifestyle, you will actually be stopping the accelerated aging and stopping the problem even before it starts. So allopathy का ये होता है कि it often acts after the problem has started. But the beauty in Ayurveda, I believe, is it just prevents the problem from starting altogether. We feel that as much as people take allopathy medication for their problems and especially hair loss, it can't really succeed जब तक वो एक आयुर्वेदिक lifestyle adopt नहीं करेंगे और they start living a lifestyle which is healthier for themselves. And I think that is what Ayurveda always wants to achieve. So that is something which everybody needs to think about. Since I already spoke about minoxidil, I would also like to say कि besides minoxidil, abhi there are many more drugs which are available. There is Redensyl. There have been studies which say caffeine application helps regrowth of hair follicles. There is Procapil. All these are also very very good. Your treating doctor can decide इसमें से आपको कौन सा सूट करेगा, बट आपको जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो ट्रीटमेंट मेंटेन नहीं हो सकेगी अगर आप खुद से कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस ना करें. So that's what I feel is the crux of all this. And Right. so I do believe that this is really important for people to understand that आपकी hair fall treatment ये it should not be unidimensional. It has to have multiple dimensions क्योंकि बाल grow होना भी एक unidimensional चीज नहीं है. Nothing in your life actually is unidimensional. The more you start understanding, you will realize कि हर एक चीज को अलग अलग नजरिए से देखना important है. हेयर लॉस को भी ट्रीट करने के अलग अलग रास्ते हैं, तो combination approach always works. What do you think, Dr. Abhishek? Yes, Dr. Siddhi. I think they really do think that, hair fall is best managed by the experts. Yeah, so I think Traya, I've never seen a brand working so effectively on both the therapies what Ayurveda has to offer. The age-old shaman and shodhan therapies, like the pacification or purification, both ways they are working. Like they are giving ingestibles, topical applications ke saath saath, and they are also working on a shodhan therapy called as Nasya, providing a nasal grit. I've never seen anyone else doing that with such a combination approach of both the sciences. Right. So that is something very remarkable, and reaping all the benefits of Nasya is something very important, and our patients are getting that chance to do it at the comfort of their couch, and yeah, that's really commendable. Honestly, I did not know about these Ayurvedic concepts, and working with Raya made me go and read about these, and I realized that there is still so much more to learn. There is still so much more to know. So I think we can conclude this meeting now. And to all the viewers, thank you for tuning in. Please get in touch with us. We are always available for your queries, and hope to see you guys again soon. Bye bye. Yes, totally. Okay, guys, yeah, take care. Bye bye.